तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग परिंदे कहानी, जी आपने ठीक सुना, परिंदे कहानी से संबंधित हम लोग नोट्स बनाएंगे। और आज ये हम लोग कहानी का लगभग कह सकते हैं एक तरफ से अंतिम दिन है, क्योंकि हम लोगों ने परिंदे कहानी जो सिलेबस में सबसे लास्ट में था उसको हम लोग समाप्त कर लिए हैं। और आज के बाद हम लोग कोई कहानी मतलब पढ़ेंगे, कभी इस प्लेटफॉर्म पर जरूर पढ़ेंगे, लेकिन यूजीसी नेट से जेआरएफ से संबंधित सारी कहानियाँ समाप्त हो चुकी हैं। तो परिंदे कहानी से संबंधित हम लोग आज कुछ नोट्स बनाएंगे। इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों को एक बार रिकैप करवा दे, जैसे मूवी में होता है, मूवी नहीं लेकिन शक्तिमान जब आता था तो हम लोग देखते थे, तो वहाँ पे होता था कि शक्तिमान आज तक अब तक लिखा था, अब तक, उसके बाद फिर पिछला दिखाता था एपिसोड का क्या क्या हुआ, और उसके बाद फिर स्टार्ट होता था। तो रिकैप में आप लोगों को बता दें कि हमने पिछली क्लास में परिंदे कहानी का मूल पाठ पढ़ा था और थोड़ी सी लंबी कहानी थी, लेकिन कहानी दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है। कहानी इतना ये लेवल तक है कि नामौर सिंह का नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो ये निर्मल वर्मा की पहली जो कहानी संग्रह है, जिसको नामौर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। दोस्तों समझ लीजिए, उनकी पहली कहानी संग्रह को नई कहानी की पहली कृति मान लिया है नामौर सिंह, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही मज़ेदार थी। थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जैसे लंबी है, लेकिन कहानी बहुत ही सीधी सपाट और बहुत मज़ेदार थी, ठीक, जिसमें हम लोगों ने त्रिकोण प्रेम भी देखा और भी काफ़ी चीज़ें हट के हम लोगों ने उस कहानी में देखा और आनंद उठाया उस कहानी का। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं उस कहानी से संबंधित कुछ नोट्स बनाने का, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग, जैसा कि हमेशा करते आए हैं, सबसे पहले परिंदे कहानी के बारे में परिंदे, और फिर इस कहानी के बारे में दो चीज़ें जानेंगे। जैसा कि हम लोग हमेशा, रुकिए थोड़ा अच्छे से लिख दें भाई, ऐसे कहें, परिंदे, और फिर इस कहानी के बारे में जानेंगे कि सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग हमेशा जानते हैं कि इसके रचनाकार कौन है और इसकी रचना कब हुई थी। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि रचनाकार कौन है, तो निर्मल वर्मा, आप लोग नोट कर लीजिए। और जो दूसरा पॉइंट है कि इसकी रचना कब हुई थी, तो इसकी रचना दोस्तों 1960 में हुई थी। तो ये 1960 में इसकी रचना हुई थी। तो ये रहा 1960। दो पॉइंट हैं जो हर कहानी में जानते हैं, और इसमें भी वैसा ही था। चलिए अब हम लोग, ये आप लोग नोट कर लिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, चाहे तो आप लोग ये हेडिंग डाल लीजिए, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, और अरे भाई, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, और फिर इसमें नोट कीजिए आप लोग। तो सबसे पहली पंक्ति पे हम लोग बात करेंगे। तो उसे याद आया कुछ महीने पहले, तो लिख लीजिए, उसे याद आया कुछ महीने पहले, और फिर डैश डैश डैश, और पंक्ति यहाँ पे समाप्त होती है कि गलतफहमी से जुड़ा है, गलतफहमी से जुड़ा है। तो पहली पंक्ति है दोस्तों, देखिए आप लोगों को फिर से बताना चाहेंगे कि ये पंक्ति जैसे यहाँ से स्टार्ट होगी, डैश डैश डैश, बीच में एक पंक्ति होगी, 2 3 4 पंक्ति जो भी हो, उसके बाद समाप्त यहाँ होती है। तो आप लोग इसको ढूंढ लीजिएगा कहानी में, मूल कहानी आप लोगों के पास होगी तो, नहीं होगी तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य वाला टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ से आप लोग को PDF में ये कहानी उपलब्ध हो जाएगी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। आप लोग को यहाँ पर ये कहानी डाल दी गई है। अगर इसके बावजूद भी नहीं अगर मिल पा रहा है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, आप लोगों की चीज़ें वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो और फिर उसके बाद मूल कहानी पे आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर अब हम लोग आगे बात करेंगे दूसरी जो पंक्ति है, तो वो है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, तो मैं
कभी कभी सोचता हूँ, और आगे डैश डैश डैश, और फिर आगे है ऐसे कि डॉक्टर ये जाना काफ़ी खौफनाक बात है, जाना काफ़ी खौफनाक बात है। तो ये रहा दूसरा पॉइंट, आप लोग इसको भी ढूंढ के हाईलाइट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि लीड काइंडली लाइट, लीड काइंडली लाइट, और फिर डैश डैश डैश, और फिर आगे है लास्ट पंक्ति में कि हवा में तिरने लगा, हवा में तिरने लगा। तो ये रहा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ इस कहानी से। और फिर लास्ट, इसमें लास्ट नहीं, और आगे हम लोग कुछ पंक्तियाँ देखेंगे। तो जैसे है कि पियानो का हर नोट, पियानो का हर नोट, और फिर डैश डैश डैश, और इस पैराग्राफ का लास्ट पंक्ति ऐसे है कि दूसरे सुरों में लय हो जाती है, दूसरों सुरों में, ये में है लय हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा 3-4 इनका महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। आइए 3-4 और पंक्तियाँ हैं तो उसको हम लोग नोट करते चलते हैं। जो वह याद करती है, यह है लास्ट इसमें पंक्ति, जो वह याद करती है, फिर आगे डैश डैश डैश, और फिर लास्ट में ऐसे है कि भूलने का भय नहीं रहता था। तो भूलने का भय नहीं रहता था। तो ये रहा 4-5 महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। 1-2 पंक्ति और है तो उसको भी नोट करा दे रहे हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग जैसे ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 1-2 पंक्ति और है कि जैसे कि आज वह उस बचपन के, आज वह उस बचपन के, फिर आगे डैश डैश डैश, और पंक्ति ऐसा लास्ट है कहानी की कि बावजूद भरता जा रहा है, बावजूद भरता जा रहा है। तो ये रहा कुछ पंक्ति। और सबसे लास्ट पंक्ति ऐसे है कि किसी चीज़ को न जानना, किसी चीज़ को न जानना, और फिर आगे डैश डैश डैश, और लास्ट में ऐसे है कि आज भी करता हूँ, आज भी करता हूँ। तो दोस्तों ये रही कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। आप लोग अगर इसको नोट कर लीजिए साथ में, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस कहानी के विषय पे। तो चलिए अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो बढ़ते हैं आगे। और अब हम लोग जो दूसरा पॉइंट है कहानी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, उस पर बात करेंगे। सॉरी दोस्तों, कहानी का विषय। तो कहानी का विषय आप लोग डाल लीजिए हेडिंग। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ तो सही है, ठीक है, इम्पोर्टेंट, लेकिन कहीं उससे ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। कहानी का विषय आप लोग को बार बार कहते हैं कहानी का विषय, क्योंकि इससे भाई आना ही है, हमेशा आना है, हर साल आना है, हर एग्ज़ाम में आना है, हर 6 महीने में आना है। साल क्यों कहे, 2 बार हो रहा है पेपर, तो हर 6 महीने में आना है जब पेपर होगा। तो
आइए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कहानी के विषय पे। ठीक, तो कहानी के विषय पे बात करने से पहले इस कहानी में क्या है उसको देखते हैं। तो कहानी के विषय में सबसे पहली चीज़ है कि परंपरा रूपी स्त्री की सोच है, जैसे उनकी सोच है लतिका की जो इस कहानी में है। तो परंपरा रूपी स्त्री की सोच। जब दूसरा बात करेंगे इस कहानी में, तो प्रेम का त्रिकोण देखने को मिलता है। प्रेम का त्रिकोण, और प्रेम का त्रिकोण कैसे देखने को मिलता है तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो मिस्टर ह्यूबर्ट रहते हैं वो लतिका से प्रेम करते हैं, लेकिन जो लतिका है वो ऑलरेडी एक जो सिपाही रहता है फौज का, उससे प्रेम करती है, गिरीश नेगी नाम रहता है। और वो जब कश्मीर गया होता है तो फिर आता नहीं है वहाँ से लौट के, शायद वो शहीद हो जाता है, ऐसा कहानी में वाकया मिलता है। तभी भी वो उसी के प्यार में खोई रहती है, उसी से प्यार करती है और अपनी स्मृतियों को याद करके वो आगे बढ़ती रहती है। जैसे जहाँ उसके साथ टाइम बिताई हुई थी, पेड़ पे वो उसका नाम लिखती थी अपने हेयर क्लिप से, और फिर वो उसका नाम लिखा था। ये सारी चीज़ें इस कहानी में है और इसी में वो अपनी यादों में खोई रहती है। लेकिन ह्यूबर्ट को इस कहानी का पता नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पूरे हॉस्टल में सबको मालूम होता है, लेकिन ह्यूबर्ट को नहीं मालूम होता है। ह्यूबर्ट भी उससे प्यार करते हैं और उसको पत्र भी लिखते हैं, लेकिन वो उसका कुछ उत्तर मतलब जवाब नहीं देती है, बस उनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये चीज़ें वो भी नहीं कह पाती है। फिर बाद में जब पता चलता है ह्यूबर्ट को कि मिस्टर लतिका के साथ ऐसा ऐसा हुआ है उनका पास्ट में, तो फिर वो उससे सॉरी बोलते हैं और कहानी ऐसे ही है दोस्तों। तो त्रिकोण, प्रेम का त्रिकोण है इस कहानी में। अगला हम लोग पॉइंट इसमें नोट करेंगे, तो स्त्री मन के पर्दे खोलती है। स्त्री के मन के पर्दे खोलती है। इसमें दोस्तों जूली के द्वारा भी दिखाया गया है उसके बातों को कुछ, और ललिता के द्वारा भी। और तो फिर यही है ये लास्ट ये पंक्ति जो अभी लिखा है कि स्त्री के मन के पर्दे को खोलती है। स्त्री के मन में क्या चलता है उस चीज़ों को ये कहानी दिखाने की कोशिश की है। जीवन के आंतरिक लय भावबोध को खोलती है। जीवन के आंतरिक लय व भावबोध को खोलती है। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब हम लोग अगला पॉइंट नोट करेंगे और लास्ट की नारी मन स्थिति का चित्रण। चाहे स्त्री के मन पर्दे खोलती है, चाहे एक और नोट कर लीजिए, नारी मन का चित्रण। नारी के यहाँ लिख लीजिए, नारी के मन का चित्रण। तो ये रहा दोस्तों कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है इस कहानी से। अब हम लोग बात करेंगे पात्र या चरित्र का इस कहानी से। आप लोग नोट कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है पात्र या चरित्र। पात्र या चरित्र। तो चलिए देखते हैं पात्र या चरित्र। तो पात्र या चरित्र में हो जाएगा आपका सबसे जो पहले पात्र हैं तो लतिका का ही नाम आता है। तो लतिका, इनके जो प्रेमी हैं नाम है उनका गिरीश। तो गिरीश चूँकि केवल नाम आया है, इनका साक्षात उसमें दर्शन है नहीं। और फिर आगे बात करेंगे तो इस कहानी में है डॉक्टर मुखर्जी। नहीं, उससे पहले हम लोग एक बार लिख लेंगे उनका नाम। इनका जो त्रिकोण प्रेम था इनसे, तो उनका नाम क्या था? मिस्टर ह्यूबर्ट। तो मिस्टर ह्यूबर्ट हो जाएगा। अगला जो हम लोग इस कहानी में नाम लेते हैं तो वो हो जाएंगे जूली।
तो जूली है। अगला कहानी का जो पात्र है तो वो है करीमुद्दीन जो चपरासी है। तो अब हम लोग लिख लेंगे करीमुद्दीन जो चपरासी है। तो ये रहे इस कहानी से कुछ पात्रों के नाम, कुछ क्या जो भी थे। करीमुद्दीन है दोस्तों, सॉरी करीमुद्दीन है। तो ऐसे है करीमुद्दीन। तो ये रहे कुछ पात्र। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे। तो आइए अब हम लोग देखेंगे निर्मल वर्मा के कुछ कहानियों के बारे में, उनकी कौन कौन सी कहानियाँ हैं। तो चलिए डालते हैं हेडिंग कहानी निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा की कुछ कहानियाँ। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी कहानी है। कहानी संग्रह, चूँकि आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे कहानी संग्रह के बारे में, सॉरी जो इनका कहानी संग्रह है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कौन सी कहानी संग्रह है। तो जलती झाड़ी, जलती झाड़ी। अगला जो नाम आता है इनके कहानी संग्रह में तो पिछली गर्मियों में तो पिछली गर्मियों में। आगे हम जब बात करते हैं तो बीच बहस में। अगली कहानी संग्रह जो है इनकी तो वो कहानी है कौवे और काला पानी। तो कौवे और काला पानी। और लास्ट जो कहानी संग्रह है इनका सूखा तथा अन्य कहानियाँ। तो सूखा तथा अन्य कहानियाँ, यही नाम है दोस्तों, सूखा तथा अन्य कहानियाँ। आइए अब हम लोग देख लेंगे कि ये कब कब प्रकाशित हुई क्योंकि अभी जो कालक्रम आप लोगों को बताए थे पिछले दिन राजा निर्वंशीय कहानी में एक कालक्रम हम लोग को बताए थे कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसी तर्ज पे तो ये 1965 में प्रकाशित हुआ था, रचना हुआ था इसका। तो 1965 में, ये 1968 में पिछली गर्मियों में। आगे जब हम लोग बात करते हैं तो 1973 में बीच बहस में हुआ था इसका रचना, और 1983 में 10 वर्षों बाद कौवे और काला पानी की रचना कर रहे हैं ये कहानी संग्रह का। और 1995 में सूखा तथा अन्य कहानियाँ। तो ये रहा इनका निर्मल वर्मा का कुछ कहानी संग्रह और इनके कालक्रम ऐसे है। बाकी कैसे इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कालक्रम अनुसार आप लोग को बता दिए हैं। और जो दोस्त हमारे नए हैं तो फिर उनको भी एक बार बताना चाहेंगे कि कालक्रम ऊपर नीचे दे देता है इनका, और अगर समय मालूम हो, इसका समय सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चूँकि मान लीजिए ऊपर नीचे कहानी तो लिख सकते हैं बिना काल का, लेकिन इनका इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं तो वो ये है बस केवल इनका, सॉरी ये जो रहा ये। तो ये जो इनका समय है इसको याद करना बहुत ज़रूरी है कि किस कहानी का कब रचना काल है, और उसी के आधार पर फिर हम लोग ये कालक्रम ऊपर नीचे देता है तो सही कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ इनसे संबंधित इनकी कहानियों के बारे में। तो दोस्तों इस तरह से आज हमारी तरह से कहानी परंपरा जो चल रही थी एक समय, एक लंबे अरसे से, जिसमें हम लोगों ने नेट जेआरएफ की कहानियों का पूरा जो 21 कहानियाँ थी उस पर पूरा चर्चा की, उससे संबंधित नोट्स बनाए, और आज लगभग ये लास्ट दिन है। तो ये रहा दोस्तों कहानियों का जो विकास परंपरा चल रहा था, फिर इसमें हम लोगों ने मूल कहानियाँ पढ़ी। तो अब हम लोग अगली क्लास में हो सकता है कोई नया टॉपिक शुरुआत करें। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग ऐसे ही एक बार चाहें तो लिख लीजिए, अगर नहीं लिखे होंगे तो आप लोग देख लीजिए। आप लोग ऐसे ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में कुछ नई चीज़ें लेके, कोई नया टॉपिक रजिस्ट्री नेट जेआरएफ का ही। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।